सहसपुर गांव में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पर डर और भक्ति आमने सामने खड़े नजर आए। पूरा मामला आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे रायबरेली एम्स मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने में एक कदम और बढ़ाने जा रहा है। आखिर वो क्या कदम है, ये भी खबर आगे आपको बताएंगे। बदायूं के सहसपुर गांव में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पर डर और आस्था आमने सामने खड़े नजर आए। घर के आंगन में कोबरा सांप निकल आया और उसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदायूं के सहसपुर गांव के एक घर में जैसे ही कोबरा दिखाई दिया, पहले सन्नाटा पसरा, फिर खबर फैली तो लोगों के कदम खुद ब खुद घर के आंगन की ओर मुड़ने लगे। जहरीला कोबरा, लेकिन न फुफकार न भागने की कोशिश, बस कुंडली मारकर शांत बैठा रहा और लोग हैरानी से उसे निहारते रहे। मौजूद लोगों ने मोबाइल निकाला और पूरे नजारे को अपने फोन में कैद कर लिया और दावा किया गुड़िया नाम की एक महिला के पास कोबरा सांप आ बैठा और महिला से बातें भी करने लगा। ये सुबह 11 बजे निकले हैं। 11 बजे से मैं बातें कर रही हूँ तो वो बातें कर रहा है और वो जा ही ना रहा है। मैंने बोला फ़ोन नीचे कर लो तो फ़ोन नीचे कर लिया। मैंने कहा सो जाओ यार, बहुत देर हो गए, सब जने खिसिया रहा है। तो हमने बोले पल्ली तरफ घूम जाओ, तो पल्ली तरफ घूम गए। वो कौन है ये? अब ये कौन है तो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन बहुत मानना है वो नाग है जो जा ही ना रहा है। तो बातें करोगे तो ही बातें करेंगे जी। अब मुझसे ही कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हैं बातें। आपके घर में निकले? जी हाँ, मेरे घर में निकला है सुबह ही को। दूध पी रहे हैं? दूध भी नहीं पी रहा है, मना कर रहा है मैं नहीं पीऊँगा। और फिर और दूध भी दिए तो उन्होंने मुँह फेर लिया। मौजूदा लोगों ने इसे चमत्कार माना और देखते ही देखते चमत्कार की चर्चा पूरे गांव में गूंजने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कोबरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। करीब 7 घंटे तक एक ही जगह पर बैठा रहा। इस बीच लोगों की श्रद्धा ने दस्तक दी तो कोई दूध लेकर पहुंचा तो किसी ने रुपए चढ़ाए और घर का आंगन एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बन गया। ये तो ना मालूम कि हम तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो सरफ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं कि जो कोई बात कर रहे हैं तो कहा हाँ कर रही हैं, मुझसे रहला गए। बात कौन कर रहा है? यही यानी कि परिवार में साफ बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या मानते हैं आप इसे? अब हम तो सरफ ही मानेंगे आप हमें ना। सहसपुर गांव के घर के आंगन में श्रद्धा और आशंका साथ साथ नजर आई। जहां कुछ लोगों ने इस नजारे को चमत्कार माना तो वहीं कुछ लोगों ने कोबरा सांप के जहरीले होने पर सवाल उठा डाले। लेकिन इस बीच एक बात तो ये है कि श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है ताकि कोई अनहोनी न हो। बदायूं से चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली एम्स मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहा है। रायबरेली एम्स में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। इलाज अब सिर्फ दवाओं और नॉर्मल ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहा। तकनीक अब ऑपरेशन थिएटर में उम्मीद बनकर उतर रही है। एम्स रायबरेली में जल्द रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले सर्जनों को सिखाने के लिए रोबोटिक सर्जरी स्टिमुलेटर लगाया गया है, जहां हर दिन भविष्य की सर्जरी का अभ्यास हो रहा है। डॉक्टर वर्चुअल अभ्यास के जरिए जटिल ऑपरेशंस की बारीकियां सीख रहे हैं। एम्स के कार्यकारी निदेशक अंकित जैन और अधीक्षक नीरज श्रीवास्तव ने अस्पताल में कदम उठाया। ये रोबोटिक सर्जरी का एक सिमुलेशन मशीन है। सिमुलेशन यानी कि ये हम जो सर्जन हैं उनको ट्रेन करने के लिए मशीन का प्रयोग होता है और इससे आगे चल के, क्योंकि इंस्टीट्यूट रोबोट को आगे लेने के हम लोग प्रोक्योरमेंट में है उसको, तो हम लोग की ट्रेनिंग के लिए एक सेंसिटाइजेशन के लिए हम लोगों को ये चीज़ इस्तेमाल की है कि हम लोग इसको देखें, समझें, फिर इससे आगे सर्जरी के लिए अपने यहाँ पे इस्तेमाल करने का फिर आगे शुरुआत करें। ये स्टिमुलेटर एक वर्चुअल ऑपरेशन थिएटर की जगह है, जहां डॉक्टर रोबोटिक को नियंत्रित करने, सूक्ष्म मूवमेंट्स और जटिल प्रक्रियाओं का रियल टाइम अभ्यास करते हैं। इससे सर्जन्स की सटीकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी के जरिए शरीर में छोटे छोटे चीरे लगाकर ऑपरेशन किया जाता है। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है।
रोबोटिक सर्जरी भविष्य की तकनीक है। इसके जरिए हम शरीर के उन हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पारंपरिक सर्जरी में कठिनाई होती थी। हम पेशेंट पर्सपेक्टिव से कि जो दूरबीन विधि की जो सर्जरीज होती हैं उसमें थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सर्जरी ओरिएंटेड, सर्जन ओरिएंटेड, पेशेंट ओरिएंटेड, तो उन कुछ फैक्टर्स को ये रोबोट ओवरकम करने की कोशिश करता है। और आप लोगों के लिए सर कितना हम बेनिफिट लोगों है? के लिए बेनिफिट ये है कि जो सर्जन की कमियां जो सर्जन ओरिएंटेड उसमें चीज़ें रहती थी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में पीठ की थकान, कंधों की थकान, ये सर्जन्स को अक्सर रहती है। तो उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए ये रोबोटिक सर्जरी जो है इसका आविष्कार किया गया। रायबरेली एम्स में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति की तरफ एक अहम कदम है। ये सुविधा शुरू होने के बाद इसका लाभ सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों को मिलेगा। रायबरेली से मोहन कृष्णा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर कल्पना चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने एक बड़ा इनोवेशन किया है। कबाड़ में पड़ी साइकिल को हाइड्रोजन चलित ई बाइक बना दिया गया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कबाड़ में पड़ी एक पुरानी साइकिल और छात्रों की सोच ने उसे फ्यूचर की सवारी बना दिया। तस्वीरों में देखिए, यह है हाइड्रोजन से चलने वाली ई बाइक जिसे तैयार किया है आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने। फ्यूल सेल की लागत को छोड़ दें तो इस पूरी ई बाइक को बनाने में सिर्फ 5,000 रुपए खर्च आया और इतने पैसे खर्च कर डॉक्टर कल्पना और उनकी शोध टीम ने एक पुरानी और बेकार पड़ी साइकिल को मात्र 3 महीने में हाईटेक ई बाइक में तब्दील कर दिया। एक्चुअली ये एक बीटेक प्रोजेक्ट का एक काम था जिसमें स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाएं। तो उन्होंने एक गैरेज साइकिल ली और उसको उस पर इलेक्ट्रिक मोटर BLDC मोटर फिट की और BLDC मोटर और साथ में 24 वोल्ट की बैटरी। तो 24 वोल्ट प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही था कि 24 वोल्ट की बैटरी के साथ हमको बनाना है, तो दैट वाज ई बाइक। लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हुए मैंने इसको हाइड्रोजन बाइक बनाया, जिसमें ये बाइक जो है ये 3 मोड्स में ऑपरेट कर सकती है। एक बेकार पड़ी साइकिल को मॉडिफाई कर इसमें लगाया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बैटरी सिस्टम और पूरा इलेक्ट्रिक कंट्रोल सेटअप। अब ये मॉडल ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में नई उम्मीद जगा रहा है। हाइड्रोजन मोड में जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सिलेंडर है, हाइड्रोजन सिलेंडर कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल। अच्छा, हाइड्रोजन सिलेंडर कन्वर्ट कर रहा है। तो कैमरा पर्सन कहूंगा कि इसको भी दिखाएं कि देखिए चल रहा है हाइड्रोजन सिलेंडर से कैसे अंदर से ये बाहर हाइड्रोजन सिलेंडर लगा हुआ है और ये देखिए हाइड्रोजन सिलेंडर से ये मैम ये फ्यूल है, वो है ये फ्यूल है मैम जो हाइड्रोजन सिलेंडर बाहर रखा हुआ है, उसका पाइप के थ्रू ये हाइड्रोजन आ रही है एंड इसको हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं, जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस हाईटेक ई बाइक की खासियत क्या क्या है। हाईटेक ई बाइक में 3 मोड रखे गए। पहला हाइड्रोजन मोड 500 वॉट के फ्यूल सेल के साथ, दूसरा बैटरी मोड 24 वोल्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ बनाया, तीसरा मैनुअल मोड यानी जरूरत पड़े तो पैडल मारिए और चल पड़िए। 1 किलो हाइड्रोजन में ये ई बाइक 300 किलोमीटर तक चलेगी। कम लागत, शानदार माइलेज, यही इस बाइक की सबसे बड़ी ताकत। कबाड़ से निकली ये ई बाइक अब ग्रीन एनर्जी की नई उम्मीद बन चुकी है। पेटेंट मिलने के बाद तकनीक को बड़े स्तर पर विकसित करने की तैयारी है। सोच नहीं हो तो कबाड़ भी कमाल कर जाता है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों की ये हाइड्रोजन ई बाइक इसी बात की मिसाल है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में जहां देश के कोने कोने से साधु साधना करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर कई ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से मां गंगा की सेवा कर रहे हैं और स्वच्छ भारत का संदेश दे रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज के स्नान घाट, जहां हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ता है। पूजा के बाद फूल मालाएं गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं। कई लोग कपड़े और जूते चप्पल भी वहीं छोड़ देते हैं।
जिसकी वजह से गंगा के किनारे पर कचरा और पानी में गंदगी ही नजर आती है। इसी गंदगी के बीच एक शख्स चुपचाप सफाई में जुटा है। नाम है मिश्री लाल गोस्वामी। पेशे से मैकेनिक है, लेकिन इन दिनों घाटों पर स्वच्छता ही उनका मिशन है। बांस के डलिये को रस्सी से बांधकर गंगा से पूजा सामग्री को खींचकर बाहर निकालते हैं और सीढ़ियों पर पड़े कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं। ये अपना कार्य जारी रखा था महाकुंभ में, और मैं अभी इन साल 2026 में भी आया हूँ, तो 2025 में भी आया था। तो गंगा माँ के बस इच्छा किया सर कि सेवा करूँ, माता पिता को साथ में लेकर चलूँ और गंगा माँ का भी सेवा करूँ, तो हमारी जिंदगी चल जाएगा सर। तो हर दिन कितने घंटे इस तरह से आप गंगा सफाई करते हैं? 10 से 12 घंटे सर। तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन क्या मन में भाव आता है कि ऐसा काम करना है? मैं निःशुल्क हूँ सर, और मुझे कोई पैसा नहीं मिलता सर। मिश्री लाल के कपड़ों पर स्वच्छ भारत का संदेश और महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। वो सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी कर रही है। हालांकि प्रशासन से कोई मदद न मिलने के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। घाटों पर आने वाले लोग भी उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। कपड़े पे भी स्वच्छ भारत लिखा है, हाथ हटाइए। यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर है, स्वच्छ भारत लिखा है, निःशुल्क सेवा, और पीछे की तरफ भी कुछ लिखा है। अच्छा, शायरी भी लिखी है, तो आप शायरी भी लिखी है इस पर पीछे। एक कदम स्वच्छता की ओर, हर घर में बस एक ही नाम, साफ सफाई में बस रहे ध्यान हमारा, एक कदम स्वच्छता की ओर। गंदगी जितनी फैलेगी बीमारी उतना ही आपको हॉस्पिटल में ठेलेगी। बीमारी से बचना है तो साफ सफाई रखना है। संगम की रेती से आस्था, भीड़ और पूजा अर्चना के बीच गंगा के घाटों पर एक तस्वीर सामने आई है। वो है सेवा की। माघ मेले में जहां श्रद्धालु पुण्य की कामना लेकर आते हैं, वहीं मिश्री लाल गोस्वामी बिना किसी पहचान, बिना किसी मदद के 10 से 12 घंटे पानी में खड़े रहकर गंगा की सफाई को अपनी साधना बना चुके हैं। मिश्री लाल की ये पहल बताती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधन नहीं, बड़ा इरादा चाहिए। मिश्री लाल को हमारी तरफ से भी सलाम। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या पहुंचे हैं। सरयू नदी के तट पर डुबकी लगा रहे हैं और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, लेकिन भगवान राम के प्रति श्रद्धा ऐसी कि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। अयोध्या में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। रामनगरी में लंबी लंबी कतारें हैं। सभी को रामलला के दर्शन का इंतजार है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, संतोष है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई अकेला मनोकामना लेकर आया है, और सबके कदम एक ही दिशा में दर्शन और पूजन की ओर जा रहे हैं। वो है भव्य राम मंदिर। प्रयागराज में पुण्य स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब अयोध्या पहुंच रहे हैं और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। सरयू नदी के पावन तट पर श्रद्धालु श्रद्धापूर्ण भाव से डुबकी लगा रहे हैं। जय श्री राम के जयकारों के बीच घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं हम। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, रामलला के दर्शन करना था, बढ़िया लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छा है। अच्छा, कोहरा भी है? कोहरा बहुत घना है, सुबह नहा नहीं सके हम सरयू में से, दोपहर को नहाए हम। कल बहुत कोहरा था। नहीं, दर्शन करने को आए, राम जी महाराज के दर्शन करने को आए, और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए, कनक मंदिर के भी दर्शन किए, और सब अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। घने कोहरे और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। भारी भीड़ के बीच व्यवस्था भी उतनी सशक्त दिखाई दे रही है। घाटों पर सुरक्षा, जगह जगह बैरिकेडिंग और हर कदम पर पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दे रहा है, ताकि आस्था का ये प्रवाह बिना किसी बाधा के चलता रहे। इसी बात को लेकर राम भक्त खासे उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। बजरंगबली का दर्शन करने, सीताराम भगवान का दर्शन करने। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मौसम कैसा? मौसम कुहासा टाइप का था, एकदम अंधेरा, अभी तो ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत अच्छा।
हम गए राम मंदिर गए, हनुमानगढ़ी गए, कनक भवन गए, वाल्मीकि रामायण के गए और भरत मिलाप में गए। कैसा लगा? बढ़िया लगा, सब व्यवस्था बढ़िया है और सब दर्शन अच्छे हैं। कोहरा भी है। मौसम में कोहरा है, थोड़ी ठंडी है लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ा इतना, सब अच्छा लगा। सफेद धुंध के बीच अयोध्या से आई ये तस्वीरें और भक्ति में डूबे श्रद्धालु और रामनगरी की गलियों में गूंजते जयकारे, ये सब बताने के लिए काफी है कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा यहाँ भक्तों की भक्ति की राह नहीं रोक पा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ मौसम नहीं बल्कि परीक्षा है और हर कोई इस परीक्षा को मुस्कुराकर पार कर रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। पहाड़ों में जारी बर्फबारी ने पर्यटकों के साथ साथ स्कीइंग प्रेमियों का भी उत्साह बढ़ा दिया है। इन्हीं दिनों विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन औली में स्कीइंग का रोमांच चरम पर है और गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों में जुटे उत्तराखंड के खिलाड़ी यहां पर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली और यहां मौजूद 1350 मीटर लंबी स्कीइंग स्कोप इन दिनों खिलाड़ियों के जोश और बर्फबारी की चमक से गुलजार है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर उत्तराखंड के युवा स्कीयर अपनी तकनीक, बैलेंस और स्पीड सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर देवभूमि के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। हमारा इस बार चयन खेलो इंडिया के लिए हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उत्तराखंड टीम को मेडल दिलाएं, अच्छे से अच्छा खेलें और हम खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग कश्मीर जाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। तो अभी हाल ही में हमारा ट्रायल हुआ था यहाँ, जो कि नेशनल और खेलो इंडिया के लिए चुना गया है उसमें खिलाड़ी को, और फिर हम यहाँ से गुलमर्ग जाएंगे खेलो इंडिया के लिए। उधर स्थानीय एथलीटों का कहना है कि सरकार ने स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन स्लोप के बेहतर रखरखाव, मैन पावर और तकनीकी सुविधाओं में अभी भी सुधार की जरूरत है। खिलाड़ियों का मानना है कि अगर स्लोप की ग्रूमिंग, मशीनरी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो जाएं, तो न सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को फायदा होगा बल्कि औली में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी और बढ़ेगी। हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, अब इसको चलाया कैसे जाए, यही आज की डेट में पिछले 10-15 सालों से बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसमें जो हमारी मांगे थी, जिसने ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, यूरोप से जो इसके विशेषज्ञ आए, उन्होंने भी इसमें कहा था कि इसमें केवल एकमात्र जो स्नो मेकिंग सिस्टम है, इसके लिए 60 लोगों को रखा जाना चाहिए, इसकी टीम होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे आइस स्केटिंग जब बन जाएगा, इसको कैसे चलाया जाएगा इतना बड़ा, उसके लिए चाहिए थे। जो स्लोप है वो रेसिंग स्लोप है और फिश से मान्यता प्राप्त है। इंडिया में ऐसा स्लोप को कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जो इंटरनेशनल लोग होते हैं, स्कीयर्स होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन स्लोप्स है। और इसको अगर हम लोग मेंटेनेंस करें, इसमें थोड़ा और काम किया जाए, तो वास्तव में जो लोग बाहर जाते स्कीइंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे और इससे क्या होगा कि टूरिज्म भी बढ़ावा होगा। लोकल वोकल जो हम लोग कहते हैं, लोकल वर्सेस वोकल, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट बढ़ेगा। औली में स्कीइंग की अपार संभावना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक यहाँ अभी भी कई सुधार किए जाने की जरूरत है, चाहे वो बर्फ की उपलब्धता हो, स्कोप का रखरखाव या फिर टेक्निकल स्टाफ की तैनाती। इन सब पर ध्यान दिया जाए तो औली एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन स्कीइंग डेस्टिनेशन में जगह बना सकता है। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।